नमस्कार। स्याही की सृष्टि में आपका स्वागत है। आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है मियाँ की जूती। वाओ यार, तेरा घर तो बहुत अच्छा है। हर कमरे में कैमरे लगे हुए हैं। तू तो वीआईपी है। आंखें चमक उठी थी मीरा की ये कहते हुए। ये तेरे बच्चे हैं? सो क्यूट। अनु ने गोल मटोल बच्चे को गोद में उठाकर उसे चूम लिया। थैंक्स यार, छोटी उम्र में शादी हो गई, ट्विंस हो गए, प्यार करने वाला पति मिल गया। मुझे तो जीते जी जन्नत नसीब हो गई। समीना ने कुछ इतराते हुए कहा। काश हमारी भी किस्मत ऐसी होती। तकदीर की लकीरें तुम्हारे अपने हाथों में होती हैं। जैसा चाहो वैसा मुकद्दर बना सकती हो। इसका मतलब तुम ठीक समझी। हमारी लव मैरिज है। एक्चुअली मैं तो आदिल की बड़ी सी कंपनी में छोटा मोटा काम करके बस अपने गुजारे के लिए कमा भर रही थी। मुझे उसी पहचान के साथ अपने पैतृक काम को नहीं अपनाना था। ऊंची कौम वालों ने दलित कहकर हमें एससी की कैटेगरी में तो रख दिया, आरक्षण तो दे दिया, मगर इंसान समझकर बराबरी का दर्जा कभी भी नहीं दिया। पास बैठने तक से परहेज का व्यवहार झेलने वाले हम जैसों को जब कोई भरपूर प्यार से अपनाएगा तो क्या कोई वजह रह जाती है नकारने की? अनु और मीरा बड़े ध्यान से समीना की बातें सुन रही थी। ये तीनों लड़कियां गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राएं थी। समीना बाकी दोनों से कुछ साल बड़ी रही होगी। उसने इन दोनों को मीठी ईद के मौके पर अपने घर दावत पर बुलाया था। अनु और मीरा से उसकी पहचान स्कूल में ही हुई थी। शुरू में ये दोनों लड़कियां समीना को बंद गोभी कहकर चिढ़ाया करती थी उसके हिजाब और बुर्के के कारण। लेकिन समीना ने कभी भी उनकी बातों का बुरा नहीं माना, बल्कि जब भी मौका मिलता वो उन दोनों को बड़ी बहन जैसा दुलार करती थी। 15-16 की उम्र होती भी ऐसी ही है, छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। फिर भी अलग धर्म की वजह से सीमा रेखाएं अभी भी खिंची हुई थी, जो पूरी तरह तब मिट गई थी जब स्कूल की तरफ से राजस्थान पर्यटन यात्रा का मैसेज आया था। अनु के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके पापा एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे। बीवी बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कभी-कभी डबल शिफ्ट में काम करके कुछ एक्स्ट्रा कमाई भी कर लेते थे। अनु की मम्मी घर संभालने के साथ-साथ पड़ोस के एक बुटीक में सिले हुए कपड़ों पर चेन, हुक और बटन टाकने का काम करके कुछ पैसे कमा लिया करती थी। ऐसे में घूमने फिरने और मौज मस्ती पर पैसा खर्च करना तो बिल्कुल ही फिजूल खर्च था। मीरा के माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी। वे दोनों दिन रात मेहनत करके अपना रेडीमेड कपड़ों का बिजनेस संभालते थे। मीरा की माँ अपनी इकलौती बेटी का बहुत ध्यान रखती थी। स्कूल से सीधे घर, घर से सीधे स्कूल, किसी से ज्यादा बात करने या घुलने मिलने की कोई जरूरत नहीं। इस तरह की सीख हमेशा देती रहती। कहीं अकेले भेजने को तैयार ही नहीं होती थी। मीरा की एकमात्र सहेली अनु ही थी, जो उसके पड़ोस में रहती थी, और उसकी माँ बचपन से उसे जानती थी। अनु और मीरा को अपनी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का पहले से ही पता था। ट्रिप का मैसेज देखकर एक पल को जो खुशी उनकी आंखों में चमकी थी, वो अगले ही पल गायब हो गई थी। तब भी समीना ने ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की थी। स्कूल के बैकयार्ड में माली का काम करने वाली उर्मिला दीदी को उनके घर टीचर बनाकर भेजा था, ताकि घर वालों को विश्वास हो जाए कि राजस्थान यात्रा लड़कियों के लिए बिल्कुल सुरक्षित और स्कूल की तरफ से बिल्कुल मुफ्त में कराया गया आयोजन है, जिसका दोहरा फायदा मिलेगा। एक तरफ तो छात्राओं का सांस्कृतिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास होगा, दूसरी तरफ एकेडमिक रिजल्ट्स में इसके ग्रेड्स भी दिए जाएंगे। माता पिता को निश्चिंत रहने का आश्वासन दिया गया, ये बताकर कि कई अध्यापिकाएं भी साथ में रहेंगी। इस यात्रा का अपना और अपनी दोनों सहेलियों का पूरा खर्च समीना ने ही उठाया था। उर्मिला दीदी को भी उनका इनाम समीना ने ही दिया था। यार, तेरा हस्बैंड तुझसे खर्चे का हिसाब नहीं लेता क्या? मेरा आदिल बहुत अच्छा है। उनके लिए ये ही बहुत बड़ी बात है कि मैंने उनके प्यार के लिए इस्लाम कबूला है। एक बात समझ नहीं आती, अगर वो इतना ही पैसे वाला है, अच्छे दिल वाला है, तो क्या उसे तुझसे पहले कोई नहीं मिली?
मैंने तो सुना है अच्छे लड़कों को इनके रिश्तेदार ही अपनी बेटियों के लिए पहले से बुक करके रखते हैं। ठीक कह रही है, लेकिन इनको सही नहीं लगता कि अपनी ही ममेरी, चचेरी या फुफेरी बहनों से निकाह करें। मैंने तो ये भी सुना है कि जितनी आसानी से ये लोग कबूल 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 करते हैं, उससे भी ज़्यादा आसानी से तलाक 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 कह देते हैं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। मेरा आदिल वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उफ, अब मेरा एनकाउंटर करना बंद करो। ये लो सिवैया खाओ। इसके बाद तुम्हें अपनी ड्रेस भी दिखाऊंगी जो आदिल ने ईदी के तौर पर मुझे दी है। आज एसी के सर्विस सेंटर से बंदे भी बुलाने हैं। तुम लोगों की बातों में भूल ना जाऊं कहीं। सिवैयां खाने के कुछ समय बाद ही मीरा और अनु बेहोश हो गई। न जाने कितने घंटों तक इसी हाल में रही होगी। सड़क पर हो रही लोगों की चिल्ल पौं, ट्रैफिक की आवाजाही और गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ों से अनु का दिमाग हरकत में आया, लेकिन अभी भी सिर बहुत भारी लग रहा था। आसपास का हाल देख पा रही थी। उसकी अगल बगल की सीटों पर कुछ अनजान महिलाएं बैठी थी, जिनके सिर पर लाल पटका बंधा हुआ था जिस पर लिखा था जय माता दी। उनकी गोद में छोटे छोटे बच्चे थे। एक बच्चे को अनु की गोद में बिठा दिया गया। अरे, ये तो वही बच्चा है जिसे समीना के घर पर देखा था। वैन चलती जा रही थी। आगे वाली सीट पर ड्राइवर के साथ आदिल बैठा था। अनु ने देखा, इन औरतों में समीना कहीं भी नहीं थी। फिर उसका ध्यान सामने बैठी मीरा के हाथों पर गया। लाल पीली चूड़ियों से कलाइयां और सिंदूर से मांग भरी हुई थी। वो अभी तक होश में नहीं आई थी। फ्रंट मिरर पर निगाहें गई तो अपनी सूरत दिखाई दी। माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, और ये साड़ी, ये कब पहन ली थी उसने? हम यहाँ कैसे, कहाँ जा रहे हैं? ये सब कौन लोग हैं? मन में ढेरों उलझने लिए बेबस अन्नू की आंखें डबडबा गई। आज उसे समझ में आ रहा था क्यों माँ इतनी रोक टोक किया करती थी। उनकी बातें ये कहकर हमेशा टाल देती थी अन्नू, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ मम्मी। चेक पोस्ट पर पुलिस की नाकाबंदी थी। वैन में से आगे बैठे हुए आदमी ने पुलिस को अपना आधार कार्ड दिखाकर, जिस पर उसका नाम राहुल लिखा हुआ था, अपना परिचय दिया। फिर उसके पूछने पर राहुल ने बताया, सर जी परिवार के साथ कुल देवी के मंदिर जा रहे हैं। छोटे बच्चे का मुंडन भी वहीं कराएंगे। गाड़ी में बैठे लोगों की तरफ सरसरी तौर पर देखकर आश्वस्त हो जाने के बाद उस पुलिसिये ने अपने सहकर्मियों को वैन को जाने देने का इशारा कर दिया। दरअसल पिछले कई सालों से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हथियारों और ड्रग्स की स्मगलिंग तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बढ़ जाने की वजह से हर राज्य की सीमा पर नाकाबंदी की जाती रही है। लेकिन इन सब के साथ साथ एक कारण और जुड़ गया था। वो था मीरा और अनु के माता पिता द्वारा उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देना। इन दिनों धर्मांतरण के बढ़ते मामलों की वजह से एक एक गाड़ी को रोक रोक कर पूछताछ की जा रही थी, मगर यहाँ तो बाजी ही पलट कर रख दी थी शातिर लोगों ने। जय माता दी के भजन सुनते गाते हुए, माथे पर तिलक लगाकर, लाल पटका बांधकर, हाथ में कलावा बांधकर, दाढ़ी मूछ मुंडाकर राहुल बना आदिल पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंक कर लड़कियों को उड़ा ले गया था। इस बीच मीरा की आंखें भी अधखुली अवस्था में सब देख चुकी थी। दोनों लड़कियां बहुत अनुभवी नहीं थी तो नासमझ भी नहीं थी। इतना समझ में आ रहा था कि कोई बहुत बड़ा झोल होने जा रहा है। मौका मिलते ही मीरा ने दूसरी तरफ का विंडो ग्लास नीचे सरका दिया और अपना मुंह बाहर निकाल कर पूरी ताकत से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। उस मोटी आंटी ने, जिसे अभी अभी राहुल उर्फ आदिल ने अपनी माँ बताया था, एक झटके से मीरा को बालों से पकड़कर उसका मुंह खिड़की से अंदर खींच लिया और एक शीशी दिखाते हुए आंखें तरेर कर बोली, चेहरा दिखाने का बहुत शौक है तुम काफिरों को, बेहया। अगर इस बार मुंह फाड़ा तो ये तेजाब पूरा का पूरा तेरे हलक में उडेल दूंगी। मीरा और अनु बुरी तरह डर गई। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली थी। पुलिस की नजरों से ओझल हो चुकी वैन का नंबर और संदिग्ध परिस्थिति की मॉनिटरिंग हो गई थी सीसीटीवी में। पेट्रोलिंग वाली जीप तुरंत पीछे पीछे हो ली।
परेशान और पीड़ित माता पिता की संख्या 1 या 2 नहीं थी। अलग अलग गांवों, शहरों, जिलों और कस्बों से लगातार एक ही तरह की रिपोर्ट्स का आते रहना पुलिस की भी नींद उड़ा चुका था। स्पेशल फोर्स की तैनाती हो चुकी थी। अंडरकवर ऑफिसर्स कड़ी मेहनत में जुटे हुए थे। सीसीटीवी फुटेज में मीरा का चेहरा हाईलाइट हो चुका था। तुरंत इसे सभी थानों में सर्कुलेट कर दिया गया। बच्चियों के घर वाले परेशान से, मायूस से, बीते कई घंटों से चौकी के बाहर बैठे थे। अपनी बेटियों के बारे में पता चलते ही आशा की किरण चमक उठी। ये क्या बदतमीजी है? मुझे इस तरह क्यों घेर रखा है? देखते नहीं, छोटे छोटे बच्चे और लेडीज हैं साथ में। माता की आरती होने का टाइम हो रहा है। लंबा रास्ता पार करना है सर। चुप साले, तेरी आरती तो हम उतारेंगे। किसकी लेडीज और बच्चे उठा कर ले जा रहा है? लड़कियों के माता पिता ने अपनी अपनी बच्चियों को पहचान लिया। बेटियां भी अपनी अपनी माओं से जा लिपटी। साहब, ये मेरा परिवार है। मेरी माता जी, दीदी, भाभी और पत्नी है। जगह जगह चेकिंग हो चुकी है साहब। सबके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, गाड़ी के पेपर, सब कुछ ओके है। आप इस तरह हमें परेशान नहीं कर सकते। मैं अभी अपने वकील से बात करता हूँ। ओके के मौके और मिलेंगे। बिना फोन के बात कर ले अपने वकील से। 2 सिपाहियों के साथ समीना चौकी में दाखिल हो चुकी थी। वह बहुत थकी हुई और बेहाल लग रही थी। उसे देखते ही मीरा और अन्नू गुस्से से बिफर पड़ी। दोस्ती की आड़ में धोखा दिया तुमने हमें। अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो पता नहीं हमारा क्या होता। उन दोनों का बस चलता तो वे समीना का गला ही दबा देती। पुलिस वक्त पर ना पहुंचती तो मैं यहाँ कभी नहीं पहुंच पाती। कमबख्त ने सीसीटीवी में देख लिया था कि मैंने तुम लोगों के फोन से सिम निकालने से पहले तुम्हारे घर पर मैसेज करके सब बता दिया था। अगर तुम्हें हमारी इतनी ही चिंता थी तो क्यों फंसाया हमें? मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहती थी। आदिल ने अपने प्लान के बारे में मुझे बताकर मेरी मदद मांगी। जब मैं नहीं मानी, खूब कलेश हुआ। इसने मुझ पर हाथ उठाया, मेरा खाना पीना बंद कर दिया, मेरे बच्चों से भी नहीं मिलने देता था। तलाक की धमकी से डराने लगा। मैं क्या करती, कहाँ जाती? अपने घर वालों से तो नाता तोड़कर इससे शादी की थी। इसके प्लान के हिसाब से सब चीजें वर्क कर रही थी। मैं तो केवल कठपुतली थी। मेरी हर मूवमेंट पर इसकी नजर होती थी। मैं सोचा करती थी कि इतना प्यार करने वाला पति मिला है कि शादी के बाद भी मेरी पढ़ाई जारी रख रहा है, मेरा स्कूल में एडमिशन करा दिया है। लेकिन ये तो साजिश का जरूरी स्टेप था ना। लड़कियों को बाहर के देशों में बेचकर या धर्मांतरण करवाकर अपना फायदा करना ही इसका इकलौता मकसद था। इससे पैसे भी मिल रहे थे, इनका मजहब भी खूब फल फूल रहा था। तभी तो 2047 तक भारत को इस्लामिक कंट्री बना सकेंगे ये लोग। इतनी देर से चुप रहकर सब कुछ सुन रहा आदिल एकदम चिंगाड़ पड़ा। तेरी बोटी बोटी कर डालूंगा। तुझे पहले ही ठिकाने लगा देना चाहिए था। तूने तो मुझे मार डालने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पुराना बिना सर्विस कराए हुआ एसी चलाकर मेरे हाथ पैर बांधकर कमरे में कैद करके मरने के लिए छोड़कर आया था। एसी के ब्लास्ट होने की आवाज से अड़ोस पड़ोस वालों ने देखा और मुझ घायल की मदद की। सटाक 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 लगातार बरस रहे डंडे भी अब बेअसर हुए जा रहे थे। आदिल जैसे आदमखोर हुआ जा रहा था। फुफकार भरती सांसें और भयानक आंखों से उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। ऑफिसर ने समीना के हाथों में रिवॉल्वर पकड़ा दी और उसे अपनी बातों में उलझा लिया। जानती हो हमारा देश क्यों महान है? क्योंकि यहाँ नारी की पूजा होती है। हमारी देवियों को शक्ति का रूप माना गया है। हम लोग भले ही शालीन और सहनशील हैं, लेकिन समय आने पर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। चटाक धाय की तीव्र गूंज हुई। आदिल लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। समीना ने एक ही फायर में उसे चित कर दिया था। चौकी में शांति पसर गई। आदिल के साथ शामिल औरतों को हिरासत में ले लिया गया। समीना को उसके बच्चे सौंप दिए गए।
बाद में उसके परिवार वालों को सारी घटना की जानकारी देते हुए उनकी बेटी को सच्ची देशभक्त कहकर सम्मानित भी किया। समीना से मिली जानकारी से बहुत से मस्जिदों और मदरसों पर भी छापेमारी हुई, जहां से उन अनपढ़ और जाहिल मौलाना और मौलवियों को पकड़ा गया जो आने वाली पीढ़ी के नौजवानों में जहरीले संदेश पहुंचा रहे थे। नेपथ्य में गूंज रहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।